तो क्लास शुरू करते हैं आज की। लास्ट टाइम में हम लोगों ने डिस्कशन किया था जिसमें हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था कि जैसे हमारा नॉन रिन्यूएबल कोयला क्या है, ठीक है, कोयले के बारे में देखा था। और फर्दर हम लोग यहाँ पे और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे यूरेनियम की बात करेंगे। यूरेनियम भी हमारा जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि ये भी एक तरह से हमारे जैसे खनिज संपदा का ही खनिज के तौर पर पाया जाता है यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक हमारा मॉलिक्यूल है, यूरेनियम की रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। और ये जो है यूरेनियम, इससे हम काफी अमाउंट में एनर्जी प्राप्त करते हैं, काफी लार्ज अमाउंट एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो यूरेनियम एक एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं और जो प्रेजेंटेशन करते हैं शायद 92 ऐसे यूरेनियम के ऊपर 35। तो परमाणु क्रमांक इसका 92 है और संख्या जो है वर्तमान संख्या 235 है। 238 भी है, 235 भी है, 239 भी है, कई सारे हैं, लेकिन 235 का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे हमें अच्छी अमाउंट में एनर्जी मिलती है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि दो तरह की क्रियाएं होती हैं, नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे? एक होता है हिंदी में नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन, ठीक है। तो जहाँ पे संलयन होता है, ठीक है, जहाँ पे दो नाभिक, एक नाभिक मान लो ए है और एक नाभिक जो है, नाभिक मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी जो एटम होता है मॉलिक्यूल होता है उसका एक नाभिक होता है, एक मॉलिक्यूल एक एटम हमारा बी। इन दोनों को जब आपस में हम मिलाते हैं, संलयित करते हैं, यानी कि आपस में एड ऑन करते हैं, तो हो जाता है नाभिकीय संलयन। तो संलयन को हम कहते हैं फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन वाला जो होता है हमारा नाभिकीय संलयन होता है, फ्यूजन। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है? एक ही नाभिक से, जैसे एक नाभिक है, न्यूक्लियस है, इससे इसमें विखंडन हो गया, अलग अलग नाभिक बन गए, जैसे दो नाभिक अलग अलग इससे टूट के अलग हो गए, तो ये कहलाता है नाभिकीय विखंडन। और इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो नाभिक, दो नाभिक मिलकर एक नया नाभिक बनाएगा, तो हम कहेंगे नाभिकीय संलयन, संलयित होना, जुड़ना। और जब एक ही नाभिक जो है वो विखंडित होकर दो या दो से ज्यादा, ठीक है, न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन, ठीक है। दोनों ही प्रक्रियाओं में, चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे न्यूक्लियर फिजन हो, अपार मात्रा में ऊर्जा जो है मुक्त होती है, यानी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है, ठीक है। और इसी एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं और उससे हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ या कोई भी और ऐसी चीजें हुई जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो या तो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन, इन दोनों ही अभिक्रियाओं में हमको मुक्त ऊर्जा यानी कि फ्री एनर्जी। 50 आपका डिस्काउंट करने के बाद का है, बिना डिस्काउंट के आप हम 300 कहेंगे तो नहीं नहीं नहीं, तब हम 270 बोलेंगे आपका, तो आप 270 में से घटा दीजिए, 240 में। म्यूट कर लो भाई, अनम्यूट कर लो। हाँ भाई, सॉरी सॉरी। अरे भाई ठीक। चलो, तो होता क्या है बेटा कि दोनों ही अभिक्रियाएं जब होती है, ठीक है, तो हमको अपार मात्रा में ऊर्जा मिलती है। अब क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक जानना, आपने वैसे पढ़ा होगा, जैसे हमारा सूर्य है, तो हमारा सूर्य के पास आप समझ लो कि अगर मैं कहूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत अगर है तो वो क्या है? सूर्य। पूरे ब्रह्मांड में अगर सूर्य ना हो बेटा तो कुछ ना होगा, हम भी नहीं होते। तो सूर्य की ऊर्जा से ही क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा जो है उसी से हमारा जो अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई पौधा है, ठीक है, या कोई छोटा सा पौधा है या फिर छोटा सा कोई प्लांट है जो एकदम, तो उसको भी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या सूर्य का प्रकाश चाहिए, मतलब उस पौधे को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। हमको अगर
बरसात करानी होती है, यानी जब बरसात होता है तो इसी सूर्य के प्रकाश की वजह से ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी कि भाप बनता है ना, वाष्प बनता है, और वही वाष्प जो है वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। ठीक है, तो अगर बारिश नहीं होगा, हाँ, तो क्या कोई भी जीव रह पाएगा हमारे प्लानेट में? चाहे वो पशु होगा, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जीवधारी, कोई भी जीवधारी होगा, वो नहीं जीवित रह सकता। तो सूर्य जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस सूर्य के अंदर भी क्या है कि यही न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ठीक है, आप बता सकते हो कि सूर्य के अंदर जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन होता है या नाभिकीय विखंडन होता है सूर्य के अंदर। इस बारे में किसी को जानकारी है? कमेंट में या चैट में आप लिख के बता सकते हो। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 8th 9th का क्वेश्चन है, पढ़ा होगा आपने। इसे सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो ऊर्जा है, ठीक है, उसके पीछे जो कारण है वो यही है, नाभिकीय, इन्हीं दोनों में से एक है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो आप बता सकते हो क्या? एनीवन हैव आइडिया? कोई आइडिया इस बारे में? कोई आइडिया नहीं है? हाँ यार, आप कुछ भी लिख के बताओ तो मैं समझ में आया मेरी बात। मुझे डिपेंड करेगा ना मैं कितना आपको एक्स्ट्रा दे पाऊंगा। देखो मैंने पहले बताया इस सब्जेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो पढ़ नहीं सकते हो खुद से। ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं आपको कुछ अलग से पढ़ाने का प्रयास करूँ। बियॉन्ड द सिलेबस में कुछ आपको ऐसी चीजें बताऊँ जो आपके लिए फ्यूचर में या अभी जब भी आप कभी कंपटीशन से बैठोगे या कभी भी कहीं भी बैठोगे, जनरल आपको मतलब नॉलेज गेन हो, ये तब हो पाएगा जब मुझे फीडबैक मिलेगा कि मेरा कहाँ हुआ या मेरा कुछ भी बोला हुआ आप तक पहुंच रहा है। ठीक, आता है नहीं आता है बात की बात है, एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ भी आपको एक फीडबैक मिलेगा। ठीक है, हाँ या ना? म्यूट है बेटा, आप अनम्यूट नहीं कर सकते हो, चैट करके मुझे बता दो अगर किसी को बताना है। किसी को नहीं बताना है? अच्छा, अनम्यूट करके बोल सकते हो, चाहो चलो। चलो ठीक है, कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो देखो सूर्य के अंदर जो क्रिया होती है तो नाभिकीय संलयन की होती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन, संलयन मतलब क्या होगा? संघ मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, तो जुड़ना, नाभिकीय संलयन को जुड़ना, दो नाभिक जुड़ते हैं। ठीक है, तो सूर्य के अंदर क्या होता है, दो नाभिक जुड़ते हैं। किसके नाभिक होते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं, तो मान लो दो हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे हीलियम बनाते, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हीलियम, हीलियम को H2 लिखते हैं और 4 केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, और हाइड्रोजन को लिखा है 1H1, 1H1। तो दो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम का जो है नाभिक बनाते हैं, और इस क्रम में बहुत ज्यादा अमाउंट में ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, तो सूर्य के अंदर भी क्या होता है, यही होता है कि इस नाभिकीय संलयन के लिए भी बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इस नाभिकीय संलयन की ऊर्जा बनाने के लिए भी बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सूर्य के बारे में कहना जाता है कि सूर्य अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इतना ज्यादा उसके पास ऊर्जा है, उसके पीछे का जो कारण है वो। अगर हम बात करें परमाणु बम जिसे आप कहते हो, एटॉमिक बम या एटम बम, न्यूक्लियर बम कहते हो, आज भी हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखा जाता है। ठीक है, हमारे पास पाकिस्तान, तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? उसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है न्यूक्लियर रिएक्शन।
लेकिन जो हमारा एटम बम होता है वहां पे न्यूक्लियर फिजन ना होकर के वहां पे न्यूक्लियर फिजन होता है, यानी नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, और इस नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को रोका जा सकता है, एक समय तक इसको रोका जा सकता है, लेकिन नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया को बहुत मुश्किल से रोका जा सकता है, यानी कि रोकना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो एटम बम जब होता है, इसीलिए जब एटम बम कहीं भी एक्सप्लोर किया जाता है, कभी भी हमारे एटम बम का इसका परीक्षण किया गया और जब इसका विस्फोट किया गया, तब पता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा रिलीज होती है, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी रेडिएट होते हैं। ठीक है, तो एटम बम का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि अगर मैं इस ऊर्जा को विनाश न करके हम अगर सही कार्यों में लगाएं, यानी कि प्रोडक्शन में लगाएं, कुछ यूजफुल जो ह्यूमन के लिए हम इंसानों के जीवन को आसान बना सके, तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वही न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया के द्वारा हम न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल बनाते हैं, और इस न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस के बारे में जानते हैं कि जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 किलोग्राम अगर हमारे पास यूरेनियम समझो 1 किलोग्राम यूरेनियम है, 1 किलोग्राम, और आपके पास अगर 27 लाख किलो कोयला, समझ रहे हैं, 2.7 मिलियन कोयला, इसके बराबर है 27 लाख किलो कोयला। जितनी ऊर्जा देगा उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है 1 किलो यूरेनियम से हमको मिलेगा। समझ रहे हैं, 27 लाख किलो को आप अंदाजा लगाएं कितना बड़ा कोयला है। यहाँ पे लिखा है 1 kg यूरेनियम 235 corresponding to 2.7 मिलियन। ठीक है, मिलियन जो होता है 10 लाख के बराबर होता है, 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होता है, तो 2.7 मतलब 27 लाख। ठीक है, एक इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका एक नुकसान क्या है? नुकसान बेटा ये है कि अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में मान लो जो हमारा रेडिएशन होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का होता है, सब्सटेंसेस का होता है, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है इसको हम नेचर से वाइप आउट नहीं कर सकते, यानी खत्म नहीं कर सकते। अगर हमारे हवा में रेडिएशन है, हमारे एटमॉस्फेयर में रेडिएशन है, तो उसको हम पूरी तरीके से हटा नहीं सकते, जो बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, सबसे बड़ा नुकसान। दूसरा बात क्या है, जो इससे वेस्ट निकलता है, वो भी हमारा जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, इस वेस्ट की हम डंपिंग नहीं कर सकते, यानी कि इस वेस्ट को अगर हम कहीं जमीन के अंदर भी डंप करें तो वाटर कंटेमिनेट होगा, यानी वाटर हमारा जो पानी का सोर्स है, तो हमारा जो एनवायरमेंट है, ठीक है, कंटेमिनेट होगा। तो डैम्पिंग का सबसे बड़ा इसमें आता है। चौथी चीज क्या है कि अगर इसको इस प्लांट को मान लीजिए हमारा न्यूक्लियर प्लांट है, इस प्लांट को अगर हमने बेटा असावधानी पूर्वक सावधानी से नहीं किया और इसमें कहीं से भी कुछ इस प्रकार का एक्सप्लोजन हो जाए या कुछ लीकेज हो जाए या कुछ इस तरह का एक्सीडेंट हो जाए, तो जो बहुत बड़ा, मतलब समझ रहे हो कि बहुत बड़ी आबादी को ये प्रभावित करेगा। यानी वहाँ पर किसी भी प्रकार की जो बायो एक्टिविटी है, इंसानों की एक्टिविटी है, जानवरों की, जीवों की, पक्षियों की, पशुओं की, बहुत बुरी तरह। सत्यम की कुछ कहना चाह रहा है क्या? बताओ। कुछ पूछना है बच्चे, कुछ कहना है, कुछ कहना नहीं? मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, कुछ रिस्पॉन्स नहीं। हेलो, यस सर। मजा नहीं आ रहा यार, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, कैसे बनने लग रहा है कि
फीडबैक नहीं आ रहा है, फीडबैक मतलब कुछ ऐसा कि हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ भी मतलब होता है ना, कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन मतलब हम आपसे कुछ कह रहे हैं, कुछ आपसे लग रहा है कि मैं बस कथा बात रहा हूँ, हिंदी से कथा बात ऐसा लग रहा है, ऐसा ना एटलीस्ट पिछले चल आ रहा है, ठीक है सर, चल रहा है, सही चल रहा है, अच्छा सर नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे हौसला बनता है पढ़ने का थोड़ा सा। आप पूछना चाहिए, आप नहीं पूछना है तो कम से कम ये कह सकते हो हाँ सर ठीक है, चल रहा है, सही चल रहा है। हाँ बोलो। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है, वही चीज जो मैंने बताया हुआ है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के बारे में अमेरिका में। आज मैं ट्यूटोरियल क्वेश्चन देखूंगा, ट्यूटोरियल क्वेश्चन में आपको आज इस वीक में जो लास्ट वीक में थोड़ा बहुत पढ़ाया हुआ है और इस वीक में जो पढ़ाया है उससे भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ट्यूटोरियल क्वेश्चन में आपको ग्रुप पे डालेंगे, है ना। तो रिन्यूएबल के बारे में आप जानते हैं क्या है, जिसमें कोई डिके नहीं होता है, यानी इस्तेमाल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, खत्म नहीं होता। नॉन रिन्यूएबल क्या है, यूज एक बार हो गया, अगर कोयला खत्म हो गया तो दोबारा हम उसको ला नहीं सकते, एक बार इस्तेमाल करते करते, ठीक है, तो दोबारा हम इसको सर्विस ना देते हैं। इसको विदाउट डीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल में इस्तेमाल नहीं, दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते, सही बात। जैसे हमारा तेल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, अगर मैं एक बार यूज कर लिया तो दोबारा हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। रिन्यूएबल क्या है, हमारे जो एटमॉस्फेयर के लिए काफी अच्छा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन होता है वो लगभग 3 से 4% के आसपास होता है हमारे एनवायरमेंट में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत कम मात्रा में उत्सर्जन करता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ नॉन रिन्यूएबल की, अनवीकरणीय की, तो 91 से 94% है कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन, मतलब कि जितने हमारे इस तरह के कोल, पेट्रोल, डीजल, गैसेज हैं वो ज्यादा एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बेटा एनवायरमेंट में ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग जानते हो ना, उष्मीय प्रभाव या उष्मन प्रभाव करती है, ठीक है। मतलब जो हमारा टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेयर जो है, पृथ्वी जो है वो गर्म हो रही है, उसके पीछे उस कॉन्सेप्ट को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, पढ़ेंगे आप। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो है ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार है, ठीक है। तो जहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे ज्यादा है, इसीलिए वो जो मेन रीजन है, वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड द ग्लोबल वार्मिंग, उसमें ओके। अब देखो, अब ये आता है कि हम जब एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो यही एफर्ट लगाते हैं कि जो हमारा कंजम्पशन है एनर्जी का, यानी कि जो हमारी खपत है उसको हम कम करें। एफर्ट टू मेड टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, जो ऊर्जा का उपभोग हम कर रहे हैं उस उपभोग को कम से कम किया जाए, ठीक है। साथ ही साथ अगर उपभोग करना भी है तो हम इधर उपभोग करें, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी बजाय रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। मतलब एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन का जो ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ने का वो यही है, ऊर्जा के जो हमारे, या जो हम ऊर्जा का इस्तेमाल कम से कम करें, और अगर हमें करना भी है तो हम कोयला, पेट्रोल, डीजल के बजाय जो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, जियोथर्मल है, इसकी तरफ अपने आप को मूव करें, यानी उधर शिफ्ट करें, ठीक है। और एनर्जी कंजर्वेशन इसलिए वो बहुत जरूरी है कि जो इकोनॉमिकल होता है, मतलब जो हमारी जो कंजम्पशन है, जो इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक रूप से, इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो इस चीज को भी वो क्या करता है, एक सॉल्यूशन देता है कि हम अगर उसकी तरफ शिफ्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा इकोनॉमिकल बेस है, ठीक है, बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी खरीदनी पड़ती है, ठीक है, तो उससे भी हम बचेंगे, यानी काफी हम पैसे का भी जो है बचत कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज।
अब देखो क्यों एनर्जी कंजर्व करना है, तो इसलिए करना है कि वी हैव लिमिटेड फ्यूल्स अवेलेबल है हमारी धरती पे, हमारी पृथ्वी पे जो फ्यूल है, ईंधन है, वो लिमिटेड है, ठीक है। और हमारा जो डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो प्रतिदिन हमारी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसलिए एनर्जी कंजर्व करने की आवश्यकता है, बचत करने की आवश्यकता है। और इट इज पॉसिबल, ये संभव है कि किसी दिन क्या होगा, जितने भी हमारे फ्यूल्स हैं, मैक्सिमम फ्यूल्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे, तब हमको मजबूरी के तौर पे अल्टरनेट एनर्जी की तरफ स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, हमको मजबूरी के तौर पे अल्टरनेट एनर्जी, यानी कि जो भी हमारे अल्टरनेट सोर्स है, उधर अपने आप को मूव करना पड़ेगा। तो क्यों ना अभी से इसके बारे में सोचना शुरू करें, ठीक है। चलो, इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे बेटा। अगला चैप्टर जो है, गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन पार्लियामेंट में, भारत का जो संसद है, उसने एक बिल लाया, ठीक है। मैंने शुरुआत के लेक्चर में आपको इसके बारे में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, एक बिल लाया। उस बिल को कहा गया एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2001, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, इस बिल को हम लोगों ने एक्ट के रूप में, यानी देखो कोई भी अगर कानून बन जाता है संसद के द्वारा, कोई बिल पास हो जाता है ना, कोई कानून पास हो जाता है, तो उसको हम एक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सरकार ने संसद में कहा कि कोई उन्होंने एक बिल लेकर एक प्रस्ताव लाया और कहा कि आज से जो है किसी एक नए संगठन या किसी एक कानून को उन्होंने कहा कि हम लोग कानून लाना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर आपराधिक गतिविधि में होगा तो उसको हम 10 साल की सजा देंगे, कम से कम 10 साल की सजा देंगे। मान लो कानून बनाना है सरकार को, सरकार क्या करती है, अपने संसद में प्रस्ताव लाती है, तो जब वो प्रेजेंट करती है तो उसको उसमें हम बिल कहते हैं, ठीक है। बिल, ठीक है। प्रस्ताव हमारा विधेयक होता है, सब विधेयक होते हैं हिंदी में, विधेयक। और जब ये संसद में पास हो जाता है, बहुमत से पास हो जाता है, चाहे किसी प्रकार से पास हो जाता है संसद से, और इस पे फाइनली जो हमारा राष्ट्रपति है वो अपना सिग्नेचर कर देता है इसको, तब ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें एक्ट में, अधिनियम में। समझ में ये बहुत अच्छा डिफरेंस जानना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार सरकार ने क्या किया कि अपना एक एक्ट बनाया, सरकार ने एक एक्ट है, कानून लाया। उस कानून में यही कहा है कि अब हम एक बिल लाते हैं, 2001 में सरकार ने कहा कि ऊर्जा की बचत के लिए, यानी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेटिव, हमने एक बिल लाया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी के बारे में अवेयर करने के लिए, बचत के बारे में बताने के लिए, एनालाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने कानून पारित किया। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है। और साथ ही साथ काफी चीजों की स्थापना की इसमें। इस एक्ट में उन्होंने बात किया एनर्जी ऑडिट की। ऑडिट मतलब जानते हो क्या होती है, लेखा जोखा, ठीक है। जैसे अपने कॉलेज में फीस जमा करते हो और हमारे हमें सैलरी मिलती है, आपका लैब आता है, आपको और भी इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं, मेंटेनेंस होता है, तो कॉलेज क्या करता है, ऑडिट करता है कि हमने कितना रुपया इन्वेस्ट किया, कितना हमको प्रॉफिट हुआ, कितना हमको लॉस हुआ, कितना हमको एनर्जी हमने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट की, ये सब चीजें। तो जब ऑडिट किया जाता है तो एक एक्सपर्ट द्वारा जो है एनर्जी का भी ऑडिट किया जाता है, ठीक है, कि किस सेक्टर में कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑडिट का मतलब कि अगर हम क्या क्या बुनियादी चीजों पे काम करें, एनर्जी का कंजम्पशन कम हो जाए, ठीक है। अगर एनर्जी कहीं ज्यादा कंज्यूम हो रही है, उसकी रिपोर्ट बनाएं और उसको हम दूर करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो होता है एनर्जी ऑडिट, ठीक है। तो इस बिल में एनर्जी ऑडिट की बात की गई, पहली बात। दूसरी बात की गई कि BEE का मतलब होता है बेटा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो मतलब एक तरह से संगठन, एक तरह से संस्था। एनर्जी एफिशिएंसी मतलब ऊर्जा की जो क्षमता है या दक्षता है, ठीक है, ऊर्जा दक्षता। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की एक स्थापना की गई, एक तरह से ये बॉडी, एक संगठन जो क्या करता है, जो वॉच करता है कि कहाँ पे एनर्जी का कंजम्पशन का क्या पैटर्न, मतलब घरेलू लेवल पे अगर हम बात करें तो क्या एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे हम क्या एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, हम मतलब कि जो भी हम सबकी बात करते हैं, हम आप इसमें सब आ गए।
हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो गांव का परिवेश है, वहाँ पे कितना एनर्जी का कंजम्पशन है, शहर में क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार का एक संस्था है जो वॉच करती है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, ऊर्जा के मानकों को एक तरह से ये निगरानी करती है, ठीक है। पढ़ेंगे आगे इसको फिर आता है बेटा स्टार रेटिंग के बारे में, ठीक है। स्टार रेटिंग क्या है? स्टार रेटिंग एक तरह से सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन मतलब समझते हो, सर्टिफाइड किया गया, ठीक है। जैसे हम जो कोई सामान खरीदते हैं तो घर वाले कहते हैं भाई मार्का होना चाहिए, ISI मार्का होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ज्वेलरी खरीदते हैं तो कहते हैं ना कि BIS गोल्ड मार्क होना चाहिए, ठीक है। कंपनी का नंबर होना चाहिए। सब बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक लेने जाओगे मार्केट में तो उसका होलोग्राम लगा होता है, तो लिखा होता है कि असली किताब जो है जिसमें होलोग्राम है वही बना, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जैसे मान लो हमारा CFL बल्ब है, गीजर है, रेफ्रिजरेटर है, AC है, ठीक है, फैन है, हाँ, हमारा प्रेस है, हमारा TV है, कंप्यूटर है, तो कौन सा रेटिंग का है? अगर उस पर ये रेटिंग तय हो जाए, जैसे 1 से लेकर के 5 तक की रेटिंग की जाती है, ठीक है, जिसकी रेटिंग जितनी अच्छी होगी बेटा वो एनर्जी कम से कम कंज्यूम करेगा, यानी कि हमारे लिए उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो मान लो आप मार्केट में गए और उस पर जो है सिर्फ 1 स्टार बना है, आप उसमें कभी नहीं खरीदने जाओगे। फिर आप मार्केट में गए तो उस पर देखोगे 3 स्टार बना है, ठीक है। आप सोचोगे चलो इससे तो बढ़िया है, बट आप किसी और मार्केट में गए और आपने देखा, आप कभी जाना बेटा इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे जाना, अपने घर में फ्रिज TV देखना, ऐसे स्टार बना होगा डोर पे, 5-5 या 4-4, 5-5, 4.5, 4.5, 5.5, 5.5 नहीं मतलब 3.5, 4.5 ऐसे करके बना होता है। तो अगर 5 मार्क बना हुआ है, 5 स्टार बना हुआ है, तो आप कहोगे कि सबसे अच्छा हमारा प्रोडक्ट यही है। और ये कौन तय कर रहा है? कि गवर्नमेंट तय कर रही है। तो गवर्नमेंट ही ये तय करती है कि 5 वाला मार्केट में आएगा तो सब पर ये सर्टिफाइड कर दी गवर्नमेंट ने, ठीक है। और गवर्नमेंट जब मैं कहता हूँ तो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE। तो BEE का ये काम होता है इस चीज को मॉनिटर करना। आई होप कुछ क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा है? बालक बालिका यस सर, यस ठीक है, सर। ठीक है। तो ये चीजें हम लोग नेक्स्ट यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। इस यूनिट में नहीं था ये, बट यहाँ पे दे दिया स्लाइड तो मैंने डिटेल कर दिया, ठीक है। चलो अब हम आते हैं डाटा के बारे में। कुछ डाटाज दिए हैं, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमको डाटा पढ़ना है और उसके बाद यूपी के लिए देखना है डाटा, ठीक है। तो क्या डाटा? डाटा मतलब कि एनर्जी कंजम्पशन, ऊर्जा का जो हम उपयोग कर रहे हैं। अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में जो जनरेशन हो रहा है ऊर्जा का जो जनरेशन हो रहा है, ठीक है, उसका 70% भाग जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? फॉसिल फ्यूल पे। फॉसिल फ्यूल मतलब क्या होगा? जीवाश्म ईंधन पे, ठीक है। इसमें कोयले की मात्रा 40%, ठीक है। बाकी क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, जिसमें डीजल और पेट्रोल आया, नेचुरल गैस, इसमें मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आया, ये मिलाकर के हमारा 70% जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्स पे डिपेंड करता है। तो इंडिया का जो 70% एनर्जी का जो कंजम्पशन हो रहा है, जनरेशन हो रहा है, फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, सबसे ज्यादा 70%, ठीक है। उसमें हमारा 40% कोयला है, ठीक है। कच्चा तेल हमारा कितना है? 24% है। कच्चा तेल मतलब वही जिससे हम पेट्रोलियम उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। इसमें डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब। नेचुरल गैस जो है वो 6%, प्राकृतिक गैस, इसमें मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब गैसेज आते हैं, ठीक है। वही कहा गया कि 2030 तक क्या होगा? इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड बाय 53%। मतलब ये कह रहा है कि 2030 तक जो भारत जो है एनर्जी इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट मतलब आयात करता है, ठीक है, अपने बाहर के देशों से मंगाता है, ठीक है, उसमें 53% का और इजाफा हो जाएगा। आप समझ रहे हो? जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर 1 लाख, मान हमारे पास 10,000 मेगावाट कंजम्पशन है, तो आने वाले 30 में जो है
हमको 15,000 मेगावाट कंजम्पशन की हमको और बाहर से आवश्यकता पड़ेगी, समझ रहे? लगभग 53% जो है वो एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। In 2019 the country imported, 2009-10 का डाटा दिया है पुराना कि भारत में कितने मिलियन टन क्रूड ऑयल खरीदा था, कितने मिलियन टन, समझ रहे हैं? मतलब 159.26 लाख टन, मैं इसको पढ़ता हूँ, 159.26 लाख टन, इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा 15926, ठीक है, समझना। हाँ, कितने लाख टन, अब इसको ऐसे पढ़ो, तो कितना क्रूड ऑयल हो गया, आप सोच सकते हो कितना क्रूड ऑयल हमने परचेज किया है, ठीक है, तो कितना पैसा भारत को पे करना पड़ा, बाहर के देश में बहुत ज्यादा पे करना पड़ा, और उससे हमने अपनी घरेलू जो है 80% जो हमारा कंजम्पशन जो है वो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल कंजम्पशन में, मतलब गाड़ियों में, पेट्रोल में, डीजल में, ठीक है। इन इंडिया 31% ऑफ कंट्रीज टोटल इंपोर्ट्स आर, मतलब भारत का अगर मैं सिर्फ बात करूं कि चाहे वो खाने पीने कपड़े सबकी बात करें, तो भारत के जो पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि हमारी जीडीपी जिसे हम कहते हैं, आप न्यूज में सुनते हो, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे खर्च का, उसमें हम 31% जो है इंडिया 31% कंट्रीज टोटल जितना इंपोर्ट करते हैं, मान लो हमने 100 सामान बाहर से मंगाया होता है, ठीक है, 100 रुपए का सामान बाहर से मंगाया, 31 रुपए का सिर्फ और सिर्फ हम तेल मंगा रहे, कच्चा तेल, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है, और आप देख भी रहे हो, महसूस कर सकते हो आज की डेट में हम कितना महंगे दाम पर तेल, पेट्रोल, डीजल हम खरीद रहे हैं। इसका पीछे कारण है, यही कारण है। अभी क्लास में हम लोग बैठेंगे तो डिस्कस करेंगे, आज जल्दी क्लासेस शुरू हो जाए, ठीक है, तो और भी कुछ बताने में मजा आएगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी एक समस्या हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझसे आप पूछ सकते हो, बाकी अटेंडेंस शेयर कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना। सेक्शन ए वाले